सहृदय नमस्कार। आज आपके समक्ष भारत की महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में दो शब्द बताने हेतु उपस्थित हूँ। इस भिखारी के बारे में महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे, मैं इनसे बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। मैं सदैव इनकी पूजा करता हूँ। और वह व्यक्ति अपने को भारत का भिखारी कहा करता था। क्या तुम बतला सकते हो कि भारत का वह महान भिखारी कौन था, जिसने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जहां आज भी देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हजारों छात्र विद्या प्राप्त करने आया करते हैं? नहीं बतला सकते ना? हो सकता है उनका नाम अभी याद न आ रहा हो। इसी महान देश और विद्या प्रेमी का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी इनके सामने आते तो दोनों हाथ जोड़कर इनको नमस्कार करते थे। इन्हीं मदन मोहन मालवीय ने अनेक लोगों से चंदा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बड़े बड़े विदेशी विद्वानों ने इनके कहने पर इस विश्वविद्यालय में नाम मात्र के वेतन पर अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। भारत की इस विद्या प्रेमी के वचन में इतनी सरलता होती थी कि बड़े बड़े शंकालु हृदय वाले भी इनके आगे घुटने टेक देते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि ये अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए किसी के आगे न हाथ फैलाते थे, न किसी की खुशामद करते थे। कुछ ही दिनों में लोगों ने परख लिया था कि मालवीय जी देश को केवल देने आए हैं, देश से कुछ लेने नहीं आए हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे उनकी झोली में लाख 2 लाख रुपए डालकर अपने को धन्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके रुपए विद्या के विकास में लगाए जा रहे हैं। पक्के देशभक्त की एक पहचान यह भी है कि वह शिक्षा के महत्व को जानता है। इसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मालवीय जी एक महान देशभक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ब्रजनाथ व्यास था और माताजी का नाम मूना देवी। यह परिवार मालवा से आकर यहाँ बसा था, इसलिए ये मालवीय कहलाते थे। मालवीय जी का बचपन एक छोटे से पुराने मकान में बीता। इनके माता पिता दोनों धर्म परायण थे। पिता की गिनती बहुत अच्छे कथावाचकों में की जाती थी। आमदनी ऐसी नहीं थी कि मालवीय जी को उनके पिता उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते, जहां महंगा मासिक शुल्क देकर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ा करते थे। इसलिए मालवीय जी मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए। उस स्कूल का नाम था श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला। पाठशाला को हरिदेव नाम के एक सन्यासी चलाते थे। वही सारे इंतजाम करते थे। इसलिए मोहल्ले वाले उस स्कूल को हरदेव गुरु की पाठशाला भी कहते थे। इस पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। यहाँ पढ़ते हुए होनहार मालवीय जी अपने देश के प्राचीन गौरव और अपने धर्म के बारे में बचपन में ही बहुत कुछ जान गए। यहाँ से आपको मिडिल की पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे स्कूल में भेजा गया। पढ़ाई का मासिक शुल्क ज़्यादा नहीं था, मगर कम शुल्क के पैसे भी समय पर नहीं जोड़ पाते थे। इनकी माँ के पास चांदी का एक कड़ा था। उसे ही बार बार गिरवी रखकर अपने पुत्र की स्कूल फीस चुकाती थी। जब पिता ब्रजनाथ व्यास दूर दूर की यात्रा पर निकले होते, इन यात्राओं में वे जगह जगह ठहरते और कथावाचक के रूप में कथा वाचन कर विदाई दक्षिणा प्राप्त करते। दक्षिणा में मिले रुपए से जब घर आ जाते, तब माँ के कड़े महाजन से वापस ले लिए जाते थे। परिवार में निर्धनता इस तरह समाई हुई थी और माँ बाप बेटे को पढ़ाना चाहते थे। बेटा भी पढ़ना चाहता था। इसलिए कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। सारे कष्ट झेलते हुए मालवीय जी ने बीए पास किया और उसी राजकीय उच्च विद्यालय में शिक्षक हो गए, जहाँ उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। वेतन भी कोई अधिक नहीं था, मात्र 40 रुपये माहवार मिलते थे। अब तक इनका विवाह भी हो चुका था, मगर मालवीय जी आगे बढ़ते गए।
इनका ध्यान समाज और देश सेवा की ओर जाने लगा। सन 1885 ईस्वी में आप राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, हमारा देश गुलाम था। राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था देश को आज़ाद कराने के लिए जनता को जगा रही थी। मालवीय जी ने सन 1886 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन में प्रभावशाली भाषण दिए और इसी वर्ष से वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन करने लगे। यह पत्र काला कांकर नरेश का था। तब हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जागरण को उजागर करने वाले लेख खूब छपा करते थे। इसके बाद प्रयाग से वे अभ्युदय नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकालने का भार मालवीय जी पर पड़ा। कांग्रेस दल में इनका स्थान बहुत ऊंचा हो गया। ये दिन रात काम में जुटे रहते थे, रात में अखबार का काम देखते थे, सोने का समय बहुत कम मिल पाता था। फिर भी यह सब करते हुए आपने वकालत पढ़ी और उच्च न्यायालय में वकालत करने का इरादा बना लिया। आपने प्रथम श्रेणी में वकालत की परीक्षा पास की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे वकील के रूप में आपका नाम खिल गया। आज भी पुराने लोग इस बात को याद करते हैं कि वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी की सबसे बड़ी सफलता चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। फरवरी सन 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी। अंग्रेजी शासन से जनता नाराज तो थी ही, किसी बात पर वहां के लोग उत्तेजित हो उठे और उन्होंने थाना जला दिया। उनमें से कई पकड़े गए। जज अंग्रेज था, उसने सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। जब यह मामला हाई कोर्ट में गया तो वहां अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। उनकी बहस शुरू हुई और अंग्रेज जज करने लगे। मालवीय जी जज को ललकारते हुए कहा, श्रीमान, मेरी बातों को मेरी ओर देखते हुए ध्यान से सुनिए, वरना मैं मुख्य न्यायाधीश से शिकायत करूंगा कि मेरी बहस सुनी नहीं जा रही है। जज सहम गया। वह बड़े ध्यान से मालवीय जी की बहस सुनने लगा। इस मुकदमे की कार्यवाही देखने के लिए न्यायालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों को अब यह भय सताने लगा कि उच्च न्यायालय का यह जज भी फांसी की सजा का समर्थन कर देगा, क्योंकि मालवीय जी ने उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मगर मालवीय जी की बहस इतनी जोरदार रही कि जज ने सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा रद्द कर दी। मालवीय जी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेचैन थे। लाखों रुपए की जरूरत थी, जमीन चाहिए थी, भवनों का निर्माण करना था, प्रयोगशालाएं बनवानी थी, विद्वान शिक्षकों को जुटाना था। मालवीय जी सचमुच एक ऐसे भिखारी बन गए जो भीख में मिले धन से विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। सौभाग्य से इन्हीं दिनों एनी बेसेंट और दरभंगा नरेश विश्वविद्यालय खोलने का विचार बना रहे थे। इससे मालवीय जी का काम बहुत आसान होता नजर आया। अंत में 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी को वसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। पूरे 20 वर्ष तक मालवीय जी इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कुछ दिनों बाद यह विश्वविद्यालय देश के गिने चुने विश्वविद्यालयों में भी प्रमुख माना जाने लगा। हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना ही गर्व की बात माना जाने लगा। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक असाधारण काम किए, इसलिए एक राजनेता के रूप में भी उन्हें काफ़ी यश मिला। अपनी कर्मठता और देशभक्ति के कारण ही वे 2 बार कांग्रेस दल के प्रधान चुने गए। याद रखो, पहली बार लाहौर कांग्रेस सन 1906 ईस्वी के समय और दूसरी बार दिल्ली कांग्रेस सन 1918 के समय। असहयोग आंदोलन में उन्होंने कई बार जेल की सजा भुगतनी पड़ी। एक ओर जहां आप यज्ञोपवीत धारण करते, घंटों पूजा पाठ किया करते, वहीं दूसरी ओर आप अछूतों का उद्धार करने में भी पीछे नहीं रहते थे। वे अछूतों को बढ़िया शिक्षा देने, मंदिरों में उनका प्रवेश कराने और कुओं तथा स्कूलों का अछूत के लिए खोल देने के लिए पुराने विचारों के लोगों में जागरण करते थे। उनका हृदय अत्यंत कोमल था। जिन दिनों पंजाब में फौजी शासन लागू था, वे स्वामी श्रद्धानंद के साथ फौरन वहां पहुंचे थे। सन 1934 ईस्वी में भीषण भूकंप ने बिहार को तबाह कर डाला था। उस समय आप बिहार आए थे और लाखों रुपए चंदे के रूप में बटोर कर
भूकंप पीड़ितों की आपने सहायता की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी को मान आदर दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। एक ज़माना वह भी था जब अदालतों में हिंदी में आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता था। मालवीय जी ने ही जी तोड़ प्रयत्न करके अदालतों में हिंदी को स्थान दिलवाया। जहाँ तक संभव होता वे हिंदी में ही सार्वजनिक सभाओं में बोलते थे। हिंदी आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, मगर यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इसके पीछे मालवीय जी की त्याग तपस्याएं छिपी हुई हैं। आगे चलकर वृद्धावस्था के कारण मालवीय जी ने राजनीति से अपने को अलग कर लिया था। सन 1946 ईस्वी में अपनी महान कृति काशी हिंदू विश्वविद्यालय सदा सदा के लिए देश को सौंप कर आप स्वर्गवासी हुए। भारत का ही नहीं, संसार का शिक्षा जगत आपके इस कृत्य हेतु सदैव ऋणी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।